तो बच्चों आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं अनुवाद या प्रोटीन संश्लेषण। तो ये जो टॉपिक है आपके क्लास 10th बायोलॉजी के वंशागत का आणविक आधार वाले चैप्टर से लिया गया है। इस तरह के टॉपिक आपके एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं, ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, थोड़े इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि इसमें आपके जो 2 नंबर या 3 नंबर की जो परिभाषाएं आती हैं या फिर टिप्पणियाँ आती हैं वो इनसे पूछ दी जाती हैं। ठीक, तो इसे हम देख लेते हैं। इसमें जो अनुवाद होता है वही प्रोटीन संश्लेषण होता है, बात एक ही होती है। इसे देख लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि अनुलेखन के बाद प्राप्त हुए mRNA पर छिपी सूचना के आधार पर अमीनो अम्ल एक निश्चित क्रम में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला प्रोटीन बनाते हैं। यानी कि जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है उसी को प्रोटीन बोल रहे हैं, वो बनाता है। कौन बनाता है? अनुलेखन के बाद mRNA जो होता है उसकी उस पर छिपी जो सूचनाएं होती हैं उसके आधार पर जो अमीनो अम्ल होता है, अमीनो अम्ल का एक निश्चित क्रम, वो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाता है। ये अमीनो अम्ल का क्रम जो होता है वही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं बनाता है। ठीक, तो इतना हो गया। इसके बाद आपको लिखना होगा कि अर्थात हम कह सकते हैं आरएनए के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया अनुवादन कहलाती है। यानी कि जो आरएनए के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसी को हम यहाँ पे अनुवादन बोल रहे हैं। ठीक, इसके बाद आपको लिखना होगा इस प्रक्रिया में mRNA, tRNA, rRNA तीनों भाग लेते हैं तथा अनुवाद की प्रक्रिया राइबोसोम्स पर होती है। यानी कि ये जो प्रक्रिया है इसमें mRNA, tRNA और rRNA तीनों भाग लेते हैं तथा अनुवाद की प्रक्रिया राइबोसोम्स पर होती है। यानी कि जो अनुवादन की प्रक्रिया होती है वो राइबोसोम्स पर होती है। आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि अनुवादन की क्रियाविधि, यानी कि अनुवादन किस प्रकार से होता है उसकी क्रियाविधि है। उसके 3 क्रियाविधि हमने आपको करा दी, होती तो ज्यादा है लेकिन हमने आपको 3 करा दी जो इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में इन पर कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, तो उसमें आपको लिखना होगा कि अनुवादन अर्थात प्रोटीन निर्माण निम्न चरणों में पूरा होता है। पहला जो चरण दिया हुआ है वो दिया हुआ है अमीनो अम्ल का सक्रिय होना। यानी कि जो अमीनो अम्ल होता है उसका जब वो जो सक्रिय होता है तब प्रोटीन कैसे बनता है वो देख लेते हैं। तो पहले पॉइंट, पहली हेडिंग में आपको लिख देना होगा कि कोशिका द्रव में पाए जाने वाले 20 अमीनो अम्ल अपनी निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। यानी कि कोशिका द्रव में पाए जाने वाले जो 20 अमीनो अम्ल होते हैं वो अपनी निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं तथा प्रत्येक अमीनो अम्ल मैग्नीशियम यानी कि Mg, आयन और विशेष एंजाइम एमिनो एसिड यानी कि टीआरएनए सिंथेटेज की उपस्थिति में कोशिका की एटीपी के साथ क्रिया करके सक्रिय एमिनो एसिड एनाइलेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जो 20 अमीनो अम्ल अपनी निष्क्रिय अवस्था में आ जाते हैं कब? जब कोशिका द्रव में पाए जाने वाले जो अमीनो अम्ल होते हैं वो अपनी निष्क्रिय अवस्था में आ जाते हैं। उसके बाद आपको लिखना है कि प्रत्येक अमीनो अम्ल Mg आयन और विशेष एंजाइम एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेज की उपस्थिति में कोशिका से एटीपी के साथ क्रिया करते हैं। यानी कि ये और ये कोशिका के साथ जो एटीपी होती है इसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो एटीपी होती है इसके साथ क्रिया करके सक्रिय एमिनो एसिड एनाइलेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। यानी कि इसके साथ क्रिया करके सक्रिय एमिनो एसिल बनाते हैं। यहाँ पे एसिड नहीं लिखा हुआ है। ठीक, एसिल एनाइलेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक, तो इतना आपको पहले हेडिंग में लिख देना है। दूसरी हेडिंग में आपको लिखना होगा तो उसे देख लेते हैं। दूसरी हेडिंग आपको डालना होगा कि सक्रिय एमिनो अम्ल की टीआरएनए के साथ जुड़ना। यानी जो सक्रिय एमिनो अम्ल होता है उसका जब टीआरएनए के साथ जोड़ेंगे तब क्या प्रक्रिया होती है। तो उसमें आपको लिखना होगा कि यहाँ पे प्रत्येक एमिनो अम्ल सक्रिय होने के बाद ट्रांसफर आरएनए के 3 यानी कि 3' सिरे पर जुड़ा होता है, जुड़ जाता है और इस अभिक्रिया में एमिनो एसिड सिंथेटेज सक्रिय अमीनो अम्ल से अलग हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि प्रत्येक अमीनो अम्ल सक्रिय होने के बाद ट्रांसफर आरएनए के 3 सिरे से जुड़ जाता है। यानी कि 3' जो सिरा होता है उससे जुड़ जाता है। यानी कि जो प्रत्येक अमीनो अम्ल होता है वो सक्रिय होने के बाद जब अमीनो अम्ल सक्रिय होगा तो वो ट्रांसफर आरएनए के उस भाग से जुड़ेगा जहाँ पे 3' होगा। ठीक, उस भाग से जुड़ जाता है और इस अभिक्रिया में एमिनो एसिड सिंथेज सक्रिय अमीनो अमीनो अम्ल से अलग हो जाते हैं
जिससे अमीनो एसिड टीआरएनए बनता है, यानी कि जिससे क्या होता है, अमीनो एसिड टीआरएनए हमारा बनता है। अब हम तीसरी हेडिंग देख लेते हैं कि तीसरी हेडिंग में हमारा क्या दिया हुआ है। ठीक, तो तीसरी हेडिंग में हमारा दिया हुआ है कि एमआरएनए का राइबोसोम से जुड़ना है, यानी कि जो एमआरएनए होता है वो राइबोसोम से जुड़ता है, तब कैसे प्रोटीन निर्माण होता है उसे देख लेते हैं। तो राइबोसोम्स की छोटी इकाई एमआरएनए के साथ जुड़कर सक्रिय राइबोसोम्स की बड़ी इकाई का निर्माण करने लगती है, यानी कि जो राइबोसोम्स होती है उसकी जो छोटी इकाई होती है एमआरएनए के साथ जुड़ती है, जिसे सक्रिय राइबोसोम्स की बड़ी इकाई का निर्माण होता है, और जो बड़ी इकाई होती है ये प्रोटीन संश्लेषण और अनुवादन में हमें मदद करती है। ठीक, इसके बाद आपको एक हेडिंग डालनी होगी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समारंभ। ठीक, ये चौथी हेडिंग डालनी होगी, इसमें आपको लिखना होगा कि इसका समारंभ मिथायोनीन नामक एमिनो अम्ल से होता है, यानी कि जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समारंभ होता है वो मिथायोनीन नामक एमिनो अम्ल से होता है, जिसका कोडान एयूजी है, यानी कि इसका कोड जो होता है वो एयूजी होता है। मिथायोनीन से जुड़कर ट्रांसफर आरएनए सक्रिय राइबोसोम्स में प्रवेश करता है, यानी कि इसके साथ जुड़कर जो आपका ट्रांसफर आरएनए होता है वो सक्रिय राइबोसोम्स में प्रवेश करता है और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का संश्लेषण शुरू कर देता है। तो इतना आपको यहाँ पे लिख देना होगा, इसमें आपको इसको 2-3 बार पढ़ना होगा। जितना आपको तैयार हो जाए उतना ही आप तैयार करें, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आपके एग्जाम में कभी-कभी टॉपिक पूछे जाते हैं। ठीक, ज़्यादा नहीं आते हैं, कभी-कभी आपके एग्जाम में अनुवादन, प्रोटीन संश्लेषण वाले टॉपिक और जीन अभिव्यक्ति का निगमन, आनुवंशिक कोड ये आपके एग्जाम में कभी-कभी पूछे जाते हैं। ठीक, तो ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, इनको आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो इतना आपको तैयार हो जाएगा, जिससे आप अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो आप थोड़ा बहुत उसमें लिख सकते हैं। ठीक, अगर आप एग्जाम में उस क्वेश्चन में कुछ भी लिख देते हैं उससे रिलेटेड तो आपको थोड़े बहुत नंबर मिलने के चांसेस। अगर आप कुछ भी नहीं लिखते हैं तो आपके नंबर कट जाएंगे। अगर आप उसमें थोड़ा बहुत 1 से 1.5 पेज लिख देते हैं बनाकर तो आपको नंबर मिल जाएंगे। इसमें आपको तैयार करने वाली बात यह है कि आप चारों हेडिंग तैयार कर लेना, चारों हेडिंग में आपको 1-1, 2-2 लाइन लिख देना है। आप बायोलॉजी अगर आपको अच्छे तरीके से आती है तो आप इसमें लिख लेंगे। ठीक, चारों हेडिंग में आपको थोड़ा-थोड़ा लिख देना है, उसके बाद आपको ये इंड कर देना। चारों हेडिंग आपको करने के बाद इंड कर देना, आपको जितने नंबर का आंसर होगा उतने नंबर मिल जाएंगे। तब हम आपको एक-एक करके स्क्रीनशॉट दे देते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लें, इसे आपको बेहतर ढंग से और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, और जो नीचे पार्ट दिया गया है इसका भी स्क्रीनशॉट कर लें आप। अब यहाँ पे जो पीछे पार्ट दिया गया उसका भी आपको स्क्रीनशॉट दे देते हैं। तो अब आप यहाँ पे पीछे के पार्ट का भी अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी-कभी पूछा जाता है, लेकिन आता ज़रूर है। ठीक, तो कभी-कभी पूछा जाएगा तो आप कर सकते हैं। इसमें आप 1-2 बार इसे वीडियो को रिपीट करेंगे तो आपको ये तैयार हो जाए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।